ये वाकया इस वक्त का है जब मैं तकरीबन 16 साल की थी और हमारे मैट्रिक के इम्तिहानात करीब थे। मैं ना तो बहुत कमज़ोर तालिब इल्म थी और ना ही कोई बहुत ज़हीन, इसलिए इम्तिहान की तैयारी के लिए मुझे किसी न किसी की रहनुमाई दरकार थी। मेरी खाला का बेटा शहजाद बीए कर चुका था और वो हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं रहता था। मैंने उम्मी जान से कहा कि वो शहजाद से बात करें कि वो फारग वक्त में मुझे पढ़ा दिया करें। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी और वक्त भी ज़ाय नहीं होगा। उम्मी इसी दिन शहजाद से बात करके आए और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने शहजाद से बात कर ली है और वो हर शाम 7 बजे से 9 बजे तक मुझे पढ़ाने आया करेगा। इस दिन मैंने जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाकर अपनी किताबें लेकर ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गई। तकरीबन 6:30 बजे होंगे जब शहजाद हमारे घर आए। शहजाद की उम्र इस वक्त 25 साल के करीब थी और वो बहुत दीदा ज़ेब और खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। उनका कद करीबन 6 फुट था और जिस्म मजबूत और तवाना था। साफ शेव के साथ सांवला रंग तबाही फैलाने वाला था। रस्मी सलाम दुआ के बाद मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, अच्छा तो मेरी शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है? ये मैंने भी सर हिलाते हुए कहा, जी बहुत अच्छा। उन्होंने मेरी किताब उठाकर उसके वरक पलटते हुए किताब पर ही नजरें जमाए मुझसे दूसरा सवाल पूछा, ये बताओ किस सब्जेक्ट में खुद को ज्यादा कमजोर समझती हो, तो मैंने आऊंगा वो तुमको याद ही रख सकोगी, लिहाजा झिझक की कोई जरूरत नहीं। हम बड़े दोस्ताना माहौल में पढ़ेंगे और जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे याद भी रखेंगे। मैंने बेहतर महसूस करने की कोशिश करते हुए कहा, जी इस दिन पढ़ाई तो कोई खास ना हुई, अलबत्ता शहजाद ने अपनी बातों और चुटकुलों की मदद से मेरी झिझक दूर कर दी। मैं अब काफी रिलैक्स थी। यही वजह थी कि मैं शहजाद के चुटकुलों का जवाब भी चुटकुलों की सूरत ही दे रही थी। मेरा चंचल पिन बेदार हो चुका था। शहजाद ने थोड़ी सी मैथ की मश्क कराई और इंग्लिश से शुरू करने का कहकर घर के लिए उठे। अम्मी ने उन्हें रोक लिया कि चाय तो पी कर जाएं। शहजाद भी चाय के लिए बैठ गए। चाय और थोड़ी गुपशुप के बाद शहजाद कल शाम 7 बजे आने का कहकर घर चले गए। तकरीबन 2 हफ्ते तक मामलात इसी तरह चलते रहे। वो वक्त के काफी पाबंद थे, वक्त पर आते और अपना काम वक्त पर खत्म करके चले जाते। इनकी शख्सियत पर कशिश थी ही, इनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज भी कमाल था। यही वजह थी कि मैं शहजाद की गिरबीदा हो चुकी थी और उनसे काफी बेतकल्लुफ भी हो चुकी थी। एक दिन शहजाद मुझे मैथ की मश्क करा रहे थे कि उम्मी चाय ले आए। उन्होंने मेज पर रखी और बोले, चाय पहले पी लो। ये कहकर वो वापस बावर्ची खाने में चली गई। मश्क खत्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर शहजाद को देना चाही तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप गया और सारी की सारी चाय शहजाद के ऊपर गिर गई, जिससे उनकी पतलून और कमीज भीग गए। मेरे तो होश उड़ गए। दौड़ती हुई गई और तौलिया उठा लाई। मैं बार बार शहजाद से मुआफी मांग रही थी और साथ ही साथ उनकी कमीज को तौलिए से खुश्क करने की कोशिश कर रही थी। अब जले तो नहीं? मैंने मुसलसल तौलिया रगड़ते हुए पूछा। चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम जरूर जला डालोगी। मैं उनके इस जुमले को बिल्कुल ना समझी और उसी तरह तौलिए से उनकी कमीज खुश्क करने में लगी रही। शायद कुछ देर और उसी तरह लगी रहती पर शहजाद ने मुझे रोक दिया और मुझे दोनों कंधों से पकड़कर खड़ा करते हुए बोले, बस करो बेबली। घर में सब मुझे इसी नाम से पुकारते थे। एवरीथिंग इज फाइन। तुम खामखा परेशान हो रही हो, लेकिन मैं खुद में बहुत शर्मिंदा थी। इसीलिए जब मैंने उन्हें इस शफकत से पेश आते देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने जब मुझे रोते देखा तो अपनी बाहों में भरकर मुझे सीने से लगा लिया और माथे पर बोसा देते हुए बोला, अरे पागल, रोती क्यों हो? तुमने जानबूझकर तो चाय नहीं गिराई, ये तो हादसाती तौर पर हुआ। उनके यकीन दहानी पर मुझे हिम्मत हुई और मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूँ कि हादसा हुआ है, लेकिन हादसात भी तो किसी न किसी गलती का ही नतीजा होते हैं और इस हादसे की गलती की मैं ही जिम्मेदार हूँ। शहजाद भी शायद माहौल को खुशगवार बनाना चाहते हुआ था। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों के घेरे से आज़ाद कर दिया। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलना चाही तो शहजाद ने कहा, आज का काम खत्म, कल देखेंगे। मैं चलता हूँ क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। शहजाद अपनी किस हालत के बारे में कह रहे थे मुझे कुछ पता न चला। इस रात जब मैं बिस्तर पर थी तो ये वाकया बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था और ये सब इस वक्त तो मेरे लिए बेमानी थे, लेकिन अब इन जुमलों को सोचना अच्छा लग रहा था और मुझे पता ही ना चला कि कब नींद ने आ लिया और मैं नींद की गहरी वादी में गोते खाने लगी। इस रात मैंने बारहा ख्वाब में शहजाद को देखा।
कभी हम किसी नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी पार्क के कोने में किसी बेंच पर बैठे कुछ राज़ो नियाज की बातें कर रहे होते, कभी पहाड़ों, जंगलों और सहराओं में, कभी लहरों से खेलते हुए। इस रात मैंने और शहजाद ने मिलकर दुनिया जहान की सैर की। मैं इस दिन बहुत गहरी नींद सोई। सुबह उठी तो मेरे ख्वाब का हर हर मंजर मेरे जहन में नक्श था। मैं बिस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी। मैं इन ख्वाबों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाह रही थी। मुझे इल्म नहीं कि ऐसा क्यों था, पर जो भी था बहुत प्यारा था। दूसरी शाम जब शहजाद हमारे घर पहुंचे तो मैं इसी वक्त नहाकर निकली थी। मेरे बाल गीली थे और उनसे अभी तक पानी टपक रहा था। शहजाद की बार बार अटकी हुई नज़र को मैं बखूबी नोटिस कर सकती थी। मैं तो शहजाद को ख्वाबों में बसा चुकी थी, लेकिन यहाँ लगता था कि शहजाद के दिल में भी कोई बात चल रही है। दौरान पढ़ाई मुझे आज मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि प्यार किया होता है, लेकिन इतना ज़रूर था कि शहजाद के ख्यालात मुझे मदहोश कर रहे थे। जिंदगी में मुझे ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। यूं ही समेट कर उठी तो उन्होंने करीब से गुजरते हुए बड़ी आहिस्तगी से कहा, बेबली, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा तो इस दौरान वो मुझसे दूर हिट चुके थे। इनके अल्फाज सारी रात मेरे कानों में बजते रहे। शायद ख्वातीन के मुतालिक सच कहा जाता है कि वो बहुत खुदपसंद होती हैं, इसीलिए उनकी तारीफ की जाए तो फूली नहीं समाती। अगले दिन भी शहजाद वक्त पर ही आ गए। अभी हमने पढ़ाई शुरू ही की थी कि बिजली चली गई। मैं उठी कि मोमबत्ती जला लाऊं तो शहजाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, हमने कोई मोतियों की माला पिरोई नहीं है, ऐसे ही बैठ के बातें करते हैं। थोड़ी ही देर में बिजली तो आ ही जाएगी। तो मैं भी वहीं बैठ गई और हम इधर उधर की बातें करने लगे। शहजाद ने मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखा था, लेकिन मुझे अजीब लग रहा था। अगरचे शहजाद की मोहब्बत मुझ पर हावी हो चुकी थी और उनकी परसर शख्सियत ने मुझ पर जादू सा कर दिया था, लेकिन मैं फौरी तवज्जो में इस वक्त चूंकि अंधेरा था और हम एक दूसरे के चेहरों के तासुरात नहीं देख पा रहे थे। हकीकत कहूँ तो मुझे उनका हाथ अपने हाथ पर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कोई अंदरूनी खौफ था जो रोक रहा था। लेकिन अगर शहजाद की जगह कोई और होता तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैं उसका मुंह नोच लेती, लेकिन शहजाद के लिए तो मैं पहले से ही सब कुछ हारी हुई थी। लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ नहीं चाह रही थी। जो हो रहा था मुझे अजीब लगने लगा था, इसीलिए मैंने शहजाद का हाथ छोड़ा और टॉयलेट जाने के बहाने वहां से उठ गई। लेकिन मैं जैसे ही उठकर कदम बढ़ाने वाली थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं डगमगा गई। इसी लम्हे शहजाद ने हाथ बढ़ाकर मुझे सहारा दिया तो मैं गिरने से बच गई। मैं बहुत नर्वस हो गई थी। शायद मैं जल्दी से टॉयलेट की तरफ भागी। मुझे कोई हाजत तो न थी, अलबत्ता ठंडे पानी से मुंह पर छींटे मारे तो गर्मी का एहसास कुछ कम हुआ। मैं अभी टॉयलेट में ही थी कि बिजली आ गई। जा रहा है, मैंने भी किताबें समेटी और अपने बेडरूम में चली आई। मेरी सोच का महवर बस शहजाद ही थे। इस रात भी मैं उन्हीं सोचों में गर्क हो गई। सुबह उठी तो शहजाद की याद में सारा दिन गुजरी। शाम होने से पहले ही मैं शाम का बेचैनी से इंतजार करने लगी। मैं देखना चाहती थी कि शहजाद आज कैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन वक्त होने के बावजूद वो ना आए। मैं इंतजार करती रही, लेकिन मेरा इंतजार बस इंतजार ही रहा। वो 8 बजे तक ना आए तो मैंने उम्मी से कहा, खैर है शहजाद की, पता नहीं आज क्यों नहीं आए। उम्मी ने कहा, कोई और काम पड़ गया होगा, इसलिए ना आ सका होगा। मैंने कहा, नहीं उम्मी, कल जब वो गए थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या पता वो अभी तक ठीक ना हुए हों। अब खाला को फ़ोन करके उनका पता तो कराई। उम्मी को भी जैसे कुछ याद आया तो उन्होंने खाला को फ़ोन लगाया। तब खाला ने बताया कि शहजाद तो कल से सख्त बुखार में तप रहा है। मुझे इल्म हुआ तो सख्त बेचैनी हुई। दिल चाहा कि अभी जाऊं और उसका बुखार खुद पर ले लूं, लेकिन मैं इस वक्त क्या कर सकती थी। सुबह में उम्मी को साथ लेकर उनका हाल मालूम करने खाला के घर गई तो देखा शहजाद वाकई बुखार की वजह से बिस्तर में पड़े थे। थोड़ी सी रस्मी बातचीत के बाद मैं एक तरफ बैठ गई। खाला और उम्मी भी साथ बैठी अपनी बातों में मसरूफ हो गई। शहजाद ने एक बारगी हमारी तरफ देखा, फिर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। हम खाला और उम्मी की मौजूदगी में कोई बात नहीं कर सकते थे, इसलिए हम खामोश बैठे थे जबकि खाला और उम्मी बातें कर रही थी। बातों बातों में खाला ने बताया कि उनकी सहेली की बेटी की शादी थी जहां उनका जाना बहुत जरूरी था, लेकिन नहीं जा सकती। अम्मी पूछ रही थी, क्यों नहीं जा सकती हो? तो खाला बोले, जिसके साथ जाना था वो तो बिस्तर पर पड़ा है,
और आपके भाई साहिब खालू भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सके कि उनके साथ चली जाती। उम्मी चूंकि खाला की सहेली को जानती थी और उन्हें पता था कि वो किधर रहती हैं, इसलिए खाला से बोले, तुम्हारी सहेली कौन सा दूसरे शहर में रहती है, टैक्सी पकड़ो और 2-3 घंटे में वापस आ जाओगी। मैंने ये सुना तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर उम्मी और खाला शादी पर चली जाएं तो मुझे शहजाद से अकेले में बात करने का मौका मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने भी उम्मी की तायद में कहा, खाला अगर आपकी सहेली इसी शहर में रहती है तो फिर अब जरूर चली जाएं। शहजाद की फिक्र न करें, 2-3 घंटों तक हम उनकी तीमारदारी कर लेंगे। खाला और उम्मी दोनों को मैंने शादी में जाने पर आमादा कर लिया, अगरचे उम्मी जाना नहीं चाहती थी। इन दोनों के जाने के बाद में और शहजाद अब घर में अकेले थे। कोई 15 मिनट तक हम में कोई बात ना हुई। शहजाद वैसे ही आंखें मूंदे लेटे रहे, शायद वो मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं कोई बात शुरू